वेलकम बैक। आप बजट पर देख रहे हैं ट्रांसमिशन और इस ट्रांसमिशन में जुनैद नकी साहब प्रेसिडेंट है कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्रीज़ के प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। तो बहुत खुशामदीद कहते हैं जुनैद नकी साहब को भी, और अली नासिर साहब भी साथ हैं, नूर आफरीन साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू हो रही है बजट के मुख्तलिफ अहदाफ की, जो अहदाफ का तयन होना है, और साथ में कि मुस्तकबिल का लाहेमल माशी क्या हो सकता है इस इकनॉमिक लैंडस्केप में। जो हमने पिछले एक घंटे में गुफ्तगू की है तो तकरीबन बार बार ये ज़रूर बात हुई है कि हमने जो इकोनॉमी पिक्चर्स यानी जो डेटा में दिखाई गई है वो बिल्कुल अलग है, और जो ऑन ग्राउंड मईशत है यानी जो घरों की मईशत है, हाउस होल्ड की मईशत है, वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। अब ये जो गुफ्तगू है इसका दायराकार मजीद बढ़ाएंगे। हमने LSM पे बात भी की कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्यों सफ़र कर रही हैं, क्या वजह है कि इस ग्रोथ रेट उनका हिट रहा है, नेगेटिव हिट आई है। गुज़श्ता एक या नहीं बल्कि 3-4 साल से मुसलसल सिलसिला रहा है। हम इस साल भी अपना माशी तरक्की का जो टारगेट है पूरा नहीं कर सके। 3.7% था, हम 2.67% पर रुक गए आके। अली नासिर साहब ने दुरुस्त कहा कि प्राइवेट सेक्टर का से भी किरदार है। जुनैद नकी साहब भी साथ है। एक फिगर में रखना चाहूँगा इस यहाँ से डिबेट को आगे बढ़ाते हुए। हमने ये देखा कि सैलरी क्लास जो कि 2% है वर्कफोर्स की, उसने तकरीबन 367 बिलियन रुपीज़ टैक्स दिया है। 367 बिलियन रुपीस टैक्स दिया है। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि 20% है GDP का, वो FBR के रिसीट का सिर्फ 1% टैक्स दे रहा है। अब ये जो एक डिस्टॉर्शन है इतना बड़ा कि आपका सैलरीड क्लास 2% तबका तकरीबन 400 अरब टैक्स दे रहा है, और आपका एग्रीकल्चर 20% GDP का इज ओनली पेइंग 1% ऑफ फेडरल रिसीट्स। तो ये जो डिस्टॉर्शन के साथ हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसी बात से आगाज़ करते हैं। जुनैद नकी साहब, क्या ये डिस्टॉर्शंस, ये डायरेक्शन कुछ दुरुस्त होगा बजट में कि जो बड़े तबका जो टैक्स नहीं दे रहे उनको पकड़ा जाए, ना कि उन पर और बोझ डाला जाए जो कि टैक्स दे रहे हैं? क्या आपको लगता है इस दफ़ा कुछ डिफरेंस होगा? जुनैद साहब। रहीम जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, ये जो बात आपने कही है ना, जो सैलरीड क्लास और एग्रीकल्चर सेक्टर को जो आपने कंपैरिजन किया है, इसमें बहुत मुख्तसर सी बात मैं आपसे करूँगा कि मैं एग्रीकल्चर सेक्टर का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को, अपने किसान को खड़ा करें, इस तरह उसको मजबूत करें कि वो टैक्स देने के लायक हो। इस वक्त की पोजीशन ये है कि आप जो है वो वीट, जो गंदम बुनियादी ज़रूरत है हमारी, वो हम अब इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास कॉटन की जो आपने देखा हालिया जो सैलाब था, उसमें जो है वो इतनी तकालीफ लोगों ने झेली और अब तक किसान खड़ा नहीं हो सका। तो वो इस वक्त जो है हमारे पास, लेकिन बदकिस्मती से अभी अगर हम फेडरल बजट की बात कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई दूररस्त ऐसी कोई पॉलिसीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई कंसिस्टेंट। हम सिर्फ फायर फाइटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, और हमारे पास जो है वो अगले साल के लिए एक नवीद होती है। अभी भी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हम IMF का आखिरी प्रोग्राम बस कोशिश कर रहे हैं, तो हम हर साल यही बातें सुनने में आती हैं। बहरहाल, जो बात आपने कही कि जी जो इस मुल्क में टैक्स दे सकते हैं उन्हीं से टैक्स लिया जाए, ये बिल्कुल बात ठीक है। आप नहीं, लेकिन आपने जो फायर फाइटिंग कहा सर, मैं इससे मतलब, क्योंकि हमने देखा कि हमने रिकॉर्ड नए टैक्सेस लगाए, हमने एडवांस टैक्स लिया, हमने डायरेक्ट डेबिट्स भी कर दिए बैंक से टैक्सेस के हवाले से। उसके बावजूद भी मई का शॉर्टफॉल 205 अरब रुपए है, मजमूई शॉर्टफॉल 11 महीने का 1100 अरब रुपए है। तो अभी और क्या, ये तो और फायर फाइटिंग करेंगे अगर 1400 अरब का टारगेट रख दिया, या फिर ये कुछ नई सोच के साथ करेंगे? क्या करेंगे आप, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कैसे एक्सपेक्ट करूंगा मैं, जब मैं ये देख रहा हूं कि आपने 19 ट्रिलियन का जो टारगेट दिया है उसमें आपका 6,200 ट्रिलियन जो है वो आपने वापस करना है सूद की मद में। तो 1/3 बजट तो आपकी सूद की अदायगी में चला जाएगा। तो आप कैसे अपने अखराजात पूरे करेंगे? आप किस तरह डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन सेक्टर में क्या काम करेंगे? अब आपने देखा है कि आज ही खबर है कि आपको दिफा में जो है वो नए हथियारों की ज़रूरत है, और डेफिनेटली हमें चाहिए भी है कि ख़त्ते में एक पुरअमन माहौल रहे, और इसके लिए हम चाहेंगे कि डेफिनेटली डिफेंस को मजबूत किया जाए। लेकिन ये इसके लिए कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी, कोई लॉन्ग टर्म प्लान नज़र नहीं आ रहा। बदकिस्मती से ये बजट भी जब आएगा तो आवाम के ऊपर बोझ डाला जाएगा। उस बदकिस्मत आदमी को ये नहीं पता कि वो अपने घर का किराया कैसे अदा करेगा, अपना बिजली का बिल कैसे अदा करेगा। उसको इन सब चीज़ों से, सब हंगामे से कोई दिलचस्पी नहीं है। उसको ये है कि 37,000 रुपये मुझे मिल रही है, तो ये तो मिनिमम वेज है, मेरी लिवेबल वेज क्या होनी चाहिए, मैं किस तरह अपने बच्चों की जो है वो स्कूल की फ़ीस पूरा करूं और 3 टाइम उनको खाना दूं, उसकी तकलीफ़ ये है। अगर तो हुकूमत इसके ऊपर काम करेगी बैठकर स्टेक होल्डर के साथ, देखें कारोबारी तबका हर जगह जो है ना वो आप दुनिया में देखें मिसालें मौजूद हैं कि आप कारोबारी तबके को बजट बनाते हुए साथ बैठाते हैं। हमारे यहाँ तो एक FBR से हमारा ना एक हेड ऑन की सिचुएशन हमें जो है वो दे दी गई है कि जी आप इनसे लड़ते रहें, बस इनको रोज़ एक नया SRO, नया ऑर्डिनेंस दें और इनसे लड़ते रहें और इनका जूस निकालें। तो कोई ऐसी नज़र नहीं आती। आपने एक लफ्ज़ में कहा कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट प्लान नहीं है। मैं यही नूर आफरीन साहब की तरफ लेके जाऊँगा कि जो बात अभी जुनैद साहब ने की, अगर यहीं से इसको बढ़ाया आगे
कि इनको नज़र आता है कोई लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट प्लान नहीं होगा, बोझ बढ़ेगा उन्हीं पर जो तबकात बोझ में है। गुलाफी साहब, आप इस पर क्या कहते हैं, यही होगा या कुछ चेंज लगता है आपको हो सकता है? नहीं, इंशाल्लाह यही होगा, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने चाहा, उसके बंदों ने किया तो यही होना है। पाकिस्तान 75 सालों में यही हुआ है, तो आज भी इंशाल्लाह ताला यही होगा। और अगर ज़्यादा बात करोगे तो जमहूरियत को ख़तरात हो जाएंगे, कुछ जमहूरिये बेरोज़गार ना हो जाएं, इसलिए बेहतर है कि आप अपनी ज़ुबान बंद रखें। भाई बात ये है, कितनी आसाइशें हंसती रहीं ऐवानों में, साहिर लुधियानवी पे केस करना, लेकिन केस कामयाब नहीं हो सकता, मर चुका है वो, और था भी इंडिया में, तो इसलिए बचत का घर उसके पास पूरा है। कितनी आसाइशें हंसती रहीं ऐवानों में, कितने दर मेरी जवानी पे सदा बंद रहे, कितने हाथों ने बुने अतलसो कम ख्वाब मगर मेरे मलबूस की तकदीर में पैवंद रहे। यहाँ अमरीतें आईं, यहाँ जमहूरियतें आईं, लेकिन नहीं बदला तो कुछ नहीं बदला, निज़ाम नहीं बदला, सिर्फ चेहरे बदलते रहे और चेहरे बदल बदल करके और वही सब दिहाड़ियाँ लगती रहीं। आज इस वक्त मेरे सामने खबर रखी है, तालीम के ब्रेक पे चले गए थे तो वो कंटिन्यू नहीं कर सका था। मुल्क में 2 करोड़ 48 लाख बच्चे स्कूलों से महरूम हैं। तालीम के शोबे में महज 0.8% खर्च किया गया। मुल्क की शरह ख्वानदगी हमने ज़बरदस्ती अपने तौर पर 60% बना रखी है, और खानदा हम उसको समझते हैं कि जो आती जाती बसों का नंबर भी पढ़ सके। जब जहालत का लेवल ये होगा तो फिर आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ, रिलीफ के नाम पे आपको जो दिया गया है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। पुरानी गाड़ियाँ सस्ती करने पर गौर, इंपोर्ट खोलने की तजवीज़ दी जाने वाली है। अब ये गाड़ियों तक बात कैसे पहुँचेगी? अभी आधे घंटे पहले एक साहब से मेरी मुलाकात हुई है। जब लास्ट टाइम मैं उनसे मिला था तो उनके पास न्यू ब्रांड टोयोटा करोला थी, मैं उस वक्त भी सेकेंड हैंड गाड़ी में था। और आज जिस वक्त मेरी उनसे मुलाकात हुई है तो वो हेलमेट रखते हुए पाए गए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या जदीद दौर आ गया कि मतलब हेलमेट पहन करके इतने ख़राब हालात हैं, गोलियां चल रही हैं शहर में? कह रहे हैं भाई बाइक पे आया हूँ। और उसके बाद फिर आप बात करें तो जमहूरियत कहीं डिरेल ना हो जाए, मैं फिर मामलात कहीं इधर उधर गड़बड़े चंगा। भाई वो खुशहाली आएगी कब? वो खुशहाली आएगी कब? अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने किसी का नाम लिया, चलो मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं कहता हूँ वहीं पाकिस्तान में शॉर्टकट अजीज़ नाम का कोई आया था या नहीं आया था? वो लाला मूसा से उठ करके आया था। पाकिस्तान में एक और था, वो मेरे बचपन में, उसको भी ज़बरदस्ती हमने शेरवानी पहना करके और कहा था बस यही है, साड़ा फलाना आवे आवे, और उसके बाद फिर वो साड़ा किधर गया कुछ नहीं पता। हमारा इंतकाम तो बस अल्लाह ताला ही लेता है, और वो इंतकाम उसने कैसे लिया कल उस पर एक दफ़ा मैं व्लॉग कर चुका हूँ, ज़्यादा की डिटेल में नहीं जाऊँगा। शॉर्टकट अजीज़ साहब के साथ जो हुआ वो अल्लाह ताला उनके मामलात में आसानी फरमाए, परवरदिगार आलम। लेकिन वो तो जाते जाते वो जो उनको तोहफ़ मिले थे वो भी नहीं छोड़ करके गए कि चलो वही बेच बाज करके आदमी कुछ अपना ख़र्चा पानी निकाल ले, कोई बाइक का कोई कुछ हो जाए। आप शाम तक हम ऐसी ही बातें करते रहेंगे? करना जिसने है उसके हाथ में जो है। आप वो देखिए, थोड़ी देर पहले अली नासिर कह रहे थे कि FBR ने अपने टारगेट के करीब तक चली गई है। अभी थोड़ी देर पहले मैं खबर पढ़ रहा था तो एक साहब ने बताया, मौकर हस्ती है, मैं नाम नहीं लेता, चलिए अब मैं अपना तरीक़ा वारदात बदल चुका हूँ तो मैं नाम नहीं लेता। उन्होंने बताया पास्को जराइम का गढ़ था, करप्शन का गढ़ था, हम उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। अच्छा, और वो सारे मुजरिम जो बेरोज़गार होंगे वो माशरे में जाएंगे, फिर किसी इदारे में खपाए जाएंगे या नहीं? जब आदि मुजरिमों को पेंशन देने पे आ जाऊंगा मैं, तो फिर वो क्या करेंगे भाई? वो एक जगह से निकलेंगे, किसी दूसरी जगह जाकर के डाका मारने लगेंगे, क्योंकि उनको तो डाके की आदत हो गई है। यहाँ काम करने के लिए कौन राजी है? यहाँ तो ये है कि मैं आप पे और आप मुझ पे और मैं अली नासिर पे और अली नासिर आप पे। यहाँ समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से और पता नहीं कौन सा उल्लाह, यहाँ तो यही चल रहा है। शाम में अगर कोई मौजज़ा हो जाए तो ठीक है, फिर मेरे नाम FIR से। अली साहब आप ही, क्योंकि अभी नकी साहब ने कहा कि कोई लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट प्लान नज़र नहीं आता, हमने इस पर गुफ्तगू पहले भी की है। यही बात है कि शायद यानी हम ये कह रहे हैं कि शॉर्टफॉल्स हैं, रेवेन्यू शॉर्टफॉल हैं, बट हम अचीव किस तरह करेंगे? वही इन्फोर्समेंट से, वही और स्ट्रिंजेंट मेजर्स से, जिसका हासिल शायद कोई नहीं हुआ है, और फिर वहीं के वहीं खड़े होंगे। फिर उसके बाद मिनी बजट्स आएंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे PDL वगैरह पे हमने 1000 रुपये टारगेट रख दिया है, इन्फ्लेशनरी मेजर्स होंगे, यही सब होगा, ये रिपीट होगा साइकिल पूरा। असल में बात ये है कि सैफान साहब, पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है जी, वो इकोनॉमिस्ट बहुत पहले दे चुके हैं। वो है इन्फ्लक्स या इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फंड्स।
अब फंड्स कह लें, आप उसको इन्वेस्टमेंट कह लें। माजी के अंदर पाकिस्तान जब भी ऐसी तकालीफ का शिकार हुआ, किसी मुल्क के हालात ख़राब थे, तो हमने वहाँ पर जाकर अपना किरदार निभाया, हमें फंड्स मिल गए। लेकिन अब ये है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट अब इस मुल्क के अंदर लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। असल इशू ये है कि जब तक हमारे पास फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, हमारे लोकल इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन ये है कि यहाँ के लोग भी पैसा लेकर बाहर जा चुके हैं। सही। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए नया फार्मूला हमने बनाया है। देखिए, मैं पहले ऐप नहीं निकालता, ये लड़का मुझे अच्छा लगा है, ये साकिब साहब जो हैं, बिलाल बिन साकिब, और ये कोशिश तो कर रहे हैं। एम ये है कि अब आपके पास कोई टेक्निक चाहिए होगी आपकी, जिससे आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिले। WLFI जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ये एक अच्छी सोर्स है आपके लिए अपना इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। ये एक अलहदा बात है कि इसकी वजह से हमें और भी बहुत सारे स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस मिले, लेकिन इस तरह के और भी लोग दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं जिनको पता है पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, जो कि पिलाटों में पैसे लगाते हैं और पिलाटों के अलावा इनको कुछ नहीं दिखता, और फिर आखिरकार इंसान को 6 फीट के पिलाट में ही जाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि पिलाटों के बजाय हम आपको इसमें लगा देते हैं, क्रिप्टो में। इसके ज़रिए ये है कि देयर इज़ ए अपॉर्चुनिटी के न्यू एसेट्स की क्रिएशन हो जाए। लेकिन आपको पता है ये हाई रिस्क हाई रिटर्न बिजनेस है, और इसमें भी अपने आप को अगर आप बिटकॉइन तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो मैं आपको बता दूं बिटकॉइन की बातें बहुत हो रही, बिटकॉइन इज़ वेरी डेंजरस ऑल्सो। क्योंकि आपको याद होगा 2 साल पहले मैं और आप इसी तरह बैठे थे, एक छोटी सी हमारी डिस्कशन हुई थी शायद 2-2.5 मिनट की, जिसमें बिटकॉइन उस दौर में $20,000 से भी नीचे गिर गया था। यह भी 2 साल पहले की बात। बिल्कुल एग्जैक्टली। और आज की तारीख ईद उल अज़हा के आसपास की बात मुझे जी। अब आप खुद अपने जहन में सोचें कि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, पाकिस्तान बिटकॉइन रिजर्व क्रिएट कर लेता है और फिर इस तरह की सिचुएशन में आ जाता है। देखिए, US डॉलर में मूवमेंट बहुत कम है, पाउंड में अगर आप देख लें उसमें मूवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं है। येन में, युआन में, इन सब के अंदर आती है वॉलिटिलिटी की एक लेवल है, लेकिन क्रिप्टो के अंदर वॉलिटिलिटी की कोई लिमिटेशन नहीं है। ऐसा बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप कहते हैं कि क्रिप्टो कैन बी अ सोर्स और एवेन्यू टू फॉर इन्फ्लक्स ऑफ डॉलर्स। इन्फ्लक्स ऑफ डॉलर्स ना, ये बात है। स्पेशली जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी उसमें काफी पैसा भेज सकते हैं। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि क्रिप्टो कैन बी एन एवेन्यू जिसके जरिए पाकिस्तान में डॉलर इन्फ्लक्स हो सकता है। अली साहब ने दुरुस्त कहा कि एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम पाकिस्तानी मईशत का ये है कि यहाँ पर इनफ्लो ऑफ डॉलर्स जो है वो हमारा रिस्ट्रिक्टेड है, या हम उसको नहीं जनरेट कर सके, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI नहीं ला सके, जिसकी वजह से बुनियादी तौर पे हम माशी मसाइल से गुजार रहे हैं। नकी साहब, आपकी तरफ इस सवाल को लाते हुए 30 मई को एक स्टेट बैंक की क्लैरिफिकेशन आई है अपने 2018 के नोटिफिकेशन के हवाले से रिगार्डिंग वर्चुअल एसेट्स। उसने कहा ये बैन नहीं था, हमने रिफ्रेन किया था रेगुलेटरी एंटिटीज़ को, लेकिन हम 2018 से 2024 के दरमियान कोई लगभग 11,000 बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर चुके हैं क्रिप्टो के हवाले से जो लिंक थे, और अब हम तवक्को रख रहे हैं कि क्रिप्टो के जरिए हम वी कैन जनरेट FDI। तो सर, ये जो हमारी पॉलिसी है ये वर्चुअल एसेट्स के बारे में, ये असल में है क्या? क्यों क्लैरिटी है कि हम किधर खड़े हुए हैं, हमें किस तरफ बढ़ना है? क्या फेडरल गवर्नमेंट इसको एज एन एवेन्यू इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट कर रही है? क्या इस पर पॉलिसी है हमारी? नफी साहब देखिए सर, इसमें मैं बहुत पॉजिटिव नोट के साथ बात करूंगा जी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी काउंसिल भी फॉर्म हो गई है और स्टेट बैंक इसकी रेगुलेशंस जो है वो लोकल रेगुलेशंस भी फॉर्म कर रहा है। साथ साथ इसमें सारे प्रोफेशनल्स को हायर किया गया है, जो आपने देखा है कि एक बड़ी कंपनी के जो CEO हैं उनको अपॉइंट किया है, वो तशरीफ़ भी लाए पाकिस्तान में, और ये सारे जितने लोग इसको हैंडल कर रहे हैं वो बहुत प्रोफेशनल हैं। चूँकि ये चीज़ इवॉल्व हो रही है, अभी आप देखें कोई सी भी करेंसी आती है, जैसे पहले प्लास्टिक मनी आई थी, उसकी इवॉल्व होने में उसको दिहाइयाँ लगी थी। हमारे यहाँ भी पहले लोग उसको हराम करार देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उस पर आउटलेट्स पे स्टार्ट होना शुरू हुआ। अब आप देखें कि जी वो हर गली मोहल्ले में। तो इसी तरह आप देखें कि जी चिप टेक्नोलॉजी अभी पाकिस्तान में आनी बाकी है। चाइना में आपको एक मामूली सी टॉफ़ी भी चाहिए होती है तो बच्चा जाके वो चिप टेक्नोलॉजी से वो टॉफ़ी ख़रीद के ले आता है। तो क्रिप्टो करेंसी का जो काम है जो अभी शुरू हुआ है, मेरा ख्याल है इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। बहरहाल इसकी जब फाउंडेशन अच्छी लेड हो जाएगी तो डेफिनेटली इसमें FDIs भी आएंगी, आपकी लोकल भी। इसमें हत्ता मुमकिन ये कोशिश करनी चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट अपना कोई जो है ना इसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट ना लाए, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को ही प्रमोट करे। मतलब इसकी जो वल्नरेबिलिटी है बिटकॉइन की, जो अभी अली भी बता रहे थे कि वो एक हाईली वल्नरेबल एसेट है, मतलब सर इसलिए कि हमारे यहाँ जिस चीज़ की हाइप क्रिएट की जाती है, क्योंकि इसमें आप देखें क्रिप्टो करेंसीज बहुत सारी हैं,
लेकिन बिटकॉइन चूँकि एक बहुत जो पाइनियर्स में से है उस वही सबको यहाँ नज़र आती है, लेकिन अब जो लोग इसमें काम करते हैं वो बहुत सारे आपको जो है ना वो मुख्तलिफ उसमें क्लासेस हैं। लेकिन सर ये बताएं ना कि हमने इसका मतलब 2018 से 2024 के दरमियान हमने बैन नहीं की थी वर्चुअल एसेट्स पे। हमने एक आता कि हम पॉलिसी फ्रेमवर्क डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए एक पॉज कर दिया था हमने, लेकिन इस दौरान जो लोग लिंक थे उनके अकाउंट्स भी फ्रीज होते रहे। तो हमारी जो पॉलिसी डायरेक्शन एज एन इन्वेस्टर होगा या कोई बाहर बंदा बैठा होगा तो वो कितना उसको फील होगा कि कॉन्फिडेंस के वो या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो कहेगा कि पॉलिसी है क्या, आखिर 2018 से 24 तक आपने 11,000 अकाउंट बंद कर दिए और अब आप कह रहे हैं कि हमने बैन नहीं किया था, हम तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रहे थे इसलिए एक पॉज हमने कर दिया था उसको। तो ये इससे क्या इंटरप्रिटेशन ली जाएगी? वो जो एक वेग सी चीज़ थी अब उसकी क्लैरिटी आ गई है, काउंसिल बन गई है और अब जो उसके लॉज हैं वो क्लैरिटी में सबके पास होंगे। वो जो पीरियड था उसका जो डिसीजन है वो डेफिनेटली अब उनको करना पड़ेगा कि जी ये हमने जो एक गलती कर दी थी उसको समझने में इस काम को, वो हमें शायद वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जो पीरियड है उसकी क्लैरिटी लानी पड़ेगी। सही। अब आप क्या प्रोजेक्ट क्या करते हैं इससे, मतलब आप फॉरेन, आप कहते हैं प्राइवेट एंटिटीज शुड इन्वॉल्व इन दिस, तो उसमें क्या कोई आप इन्फ्लक्स एक्सपेक्ट करते हैं एफडीआईज का, या किस तरह से आप समझते हैं कि इट कैन हेल्प अस इन इकोनॉमिक लैंडस्केप के लिहाज से? ही चीज़ें हैं, इसमें लोकल इन्वेस्टर भी बहुत इन्वॉल्व है और इसमें एफडीआईज भी, क्योंकि ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक में अभी भी इसमें कन्फ्यूजन है कि वो इसको लीगल करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब तक वो नहीं करेंगे आपके पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। ठीक है। और अनुल हफीज़ साहब आपकी तरफ भी आते हुए, क्योंकि बात दुरुस्त थी कि असल मसला मईशत का या फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है, हमने SIFC का प्लेटफॉर्म भी बनाया और उसके ज़रिए भी हमने एग्रीकल्चर में कुछ इनकलाबी रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। हम शायद उसके बाद फूड जो एक्सपोर्ट्स के हवाले से कुछ हासिल कर सकें, इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर सकें। लेकिन क्या ये बड़ा ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए हमें कुछ रेडिकल मेजर्स करने पड़ेंगे? अनुल हफीज़ साहब, क्या मेजर्स हो सकते हैं आपके नज़दीक? देखिए, जब भी कोई गोरों का वफ्द आता है तो उनके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कोई ना कोई प्रेजेंटेशन ऐसी होती है कि जिससे वो आपके सामने मसाइल का एक कोहे गिरां खड़ा कर देते हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के शोबे में हर दौर में रुकावटें मौजूद रही हैं। ये जो कुछ हालिया तनाज़ा हुआ पाकिस्तान और भारत का, उसके बाद एक चीज़ ज़रूर हुई कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान का एक ग्लोबल इमेज था वो ज़रूर बेहतर हुआ। पाकिस्तान के हवाले से कुछ ममालिक की अप्रोच जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अभी इन सारे मामलात का FDI में कन्वर्जन वो अभी बाकी है। अभी इस एक बॉल को जो यॉर्कर भी हो सकती है, इसको हमें फुल टॉस बनाना बाकी है। हम अपने यहाँ देखिए, बलूचिस्तान में जो चीनी इंजीनियर्स काम कर रहे थे, उनकी गाड़ी को शारा फैसल पे ब्लास्ट होते तो सबने देखा, लेकिन इस तरह के जो करार वाकई सज़ाएँ हैं उसको दिए जाने का अमल अभी हनूज़ ये दुनिया ने देखना बाकी है। हम अपने यहाँ इन्वेस्टर्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ देंगे, हमारे यहाँ वो जो ब्यूरोक्रेसी का सुर्ख फीता है उसकी जद में आने से हम किस तरह से बचाएंगे, FBR के दायरे में आने वाले जो मामलात हैं उसमें किस तरह से जो है वो ईज़ फराहम की जाएगी। ये सारा एक दिक्कत आमेज़ और बड़ा पेचीदा, बड़ा हल तलब एक मामला है और इस पर सिर्फ उसी वक्त तवज्जो हुकूमतों की जाएगी कि जब वो जिसको कहते हैं ना कि आपने कहा एक बड़ा अच्छा जुमला था, ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट, कि जब वो माशी जो बेहतरी है उसको सिर्फ इस एक ज़ाविये से नहीं देखा जाएगा कि जी इतने % या इतने फ़ीसद जो है वो ग्रोथ हुई। अभी मैं पढ़ रहा था कि जी दुनिया भर में ग्रोथ रेट जो है वो नीचे गया है लेकिन पाकिस्तान में ऊपर गया है। अच्छा, मैं तो पाकिस्तान में हूँ तो मैं दुनिया से तो बिल्कुल नाबलद हूँ। बात यह है कि दुनिया में जब चीज़ें आ करके और मतरूक हो जाती हैं तो वो पाकिस्तान में हमें फिर नई नई नसीब होती हैं। तो इसलिए दुनिया किस तरह से देखती है इन सब चीज़ों को वो तो मैं नहीं आपको बता सकता, लेकिन मैं यहाँ का देख रहा हूँ तो यहाँ मामला ज़रा थोड़ा सा गड़बड़ेशन का ही शिकार हैं। अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं और फरियाद कर सकते हैं, आहो फुगा कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। अब देखिए उससे होता क्या है वो शाम तक पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा शाम तक के तवक्कुआत हम क्या वाबस्ता कर सकते हैं इस बजट से। अली आसिफ साहब, आपने क्योंकि क्रिप्टो की बात हुई थी, आप उससे ज़्यादा ब्रेक आ गई, ये बताएं खुल के कि क्या आप तवक्को रखते हैं क्रिप्टो से, FDI के हवाले से, हमारे डेट प्रोफाइल, यानी उस तरफ किस तरफ से हमें फ़ायदा इससे हो सकता है ख़ास तौर पे, और गवर्नमेंट को जिस तरह भी नकी साहब ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर शुड बी इन्वॉल्व नॉट गवर्नमेंट,
डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। तो आपकी सजेशन क्या है इस बारे में? जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ इसके साथ। उसकी वजह ये है कि देखें, क्रिप्टो करेंसी जो है ना, इसकी स्ट्रेंथ ही ये है कि ये आपके कन्वेंशनल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा नहीं जी। ये बैंक कोई नेक पारसा नहीं होते। ये बैंक भी दरअसल जो है ये हमें ऐसे ही मतलब ये है कि मानूस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बैंक्स जो है ना बुनियादी तौर पे ये कोई इतने बेनिफिशियल नहीं होते इकोनॉमी के लिए। ये भी अपने बस मुफादात की खातिर कभी कभार इकोनॉमिक ग्रोथ को ना सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। और ये हमारे यहाँ ये कि जी कोई क्रेडिट कार्ड पे लेगा, डेबिट कार्ड पे पेट्रोल डलवाएगा तो उसको फ़ायदा होगा। आई मीन क्या बातें हो रही हैं ये दीवानगी। ये बैंक अगर मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि जर्मनी एक मुल्क है, बड़ा अच्छा मारूफ तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ पे बहुत सारे लोग कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस करते हैं। दे आर फोकस्ड ऑन कैश। वाई? बिकॉज दे फील कि भाई इसमें प्राइवेसी है और हमारी मर्जी हम जहाँ खर्च करें ना करें। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी इसी तरह के जो है ना वो हमें देती है ज़राए। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। पीर बाबा दुबई शिफ्ट हो गए, आपको पता होगा। पीर बाबा भी जैसे पॉलिसियों का आप जिक्र कर रहे थे, क्रिप्टो करेंसी एकदम बहुत ही गलत चीज़ थी, अचानक बिल्कुल ठीक हो गई। बिल्कुल जैसे माजी के अंदर एक वजीर आज़म थे, अब वो थोड़े ख़राब हो गए, उनका नाम भी नहीं ले सकते। तो इसी तरह हमारे मुल्क में ना पॉलिसी के अंदर एकदम कलबाजियाँ खाते हैं। कल तक पीर बाबा जो थे वो कहते थे कि जी मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, तो इश्तिहारों में भी आते थे। अब पीर बाबा एक प्रोक्लेम्ड अफेंडर हो गए हैं, दूसरे मुल्क में भगोड़े हो गए हैं। वो ये पैसा कैसे लेकर गए आपको पता है सैफान साहब? जब पता किया गया कि मनी चेंजरों से लेकर गए तो मनी चेंजरों ने कहा कि हमने तो नहीं दिए इनको पैसे। मनी चेंजरों को भी बड़ा खिंचाई की, वो पीर बाबा के पैसे आपने दुबई भिजवा दिए, उन्होंने वहाँ हाउसिंग सोसाइटी बना ली। फिर इन्होंने बैंकों से पता किया, उनके बैंक अकाउंटों को पता किया कि जी ये जो पीर बाबा हैं ये पीर बाबा ने पैसे आपके बैंक के जरिए भेजे, तो उन्होंने कहा नहीं भेजे। पता क्या लगा आपको पता है? ज्यादातर शुबा ये है कि पीर बाबा दुबई पैसे लेकर गए क्रिप्टो में। एक वॉलेट, ये फोन के अंदर वॉलेट होता है, आप जितना मर्जी उसमें ले जाएं। बाकी ये कि हम ऐसे ही शाणे बनने की कोशिश करते हैं पाकिस्तानी, हम ऐसे रेगुलेशन कर लेंगे, हम वैसे रेगुलेशन कर लेंगे। वो हमने जो 11,000 अकाउंट बंद किए वो बेचारे गरीब जिनके अरमगान का अकाउंट बंद किया और पीर बाबा तो निकल गए यहाँ से। हाँ, पीर बाबा निकल गए, अरमगान यहाँ पे आया। किस तरह एक एवेन्यू के तौर पे गवर्नमेंट इसको यूटिलाइज कर सकती है, कुछ कोशिशें हो भी रही हैं। नकी साहब आप क्योंकि आखिरी है इसको समअप थोड़ा करेंगे गुफ्तगू को जो आपके साथ भी हुई। हुकूमत ने अपनी कुछ प्रायोरिटी सेट की हैं। वजारत ख़जाना ने कुछ दिन कबल बताया था, और बाकायदा उनके जो तर्जुमान है मुशीर है वजारत ख़जाना ने उन्होंने बताया था, उसमें 5 प्रायोरिटीज़ थी। उसमें नंबर 1 प्रायोरिटी थी ग्रोथ थ्रू एक्सपोर्ट्स, उसके बाद मेंटेन स्टेबिलिटी, फिर आगे ट्रांसफॉर्म टैक्स एंड स्पेंडिंग। अच्छी बातें सारी, ड्राइव सोशल प्रोटेक्शन, बूस्ट क्लाइमेट रेजिलेंस। मैं पहली बात जो है ना जी ग्रो थ्रू एक्सपोर्ट्स, मैं आपका तजिया उस पर चाह रहा हूँ सर। ये हमने बड़ी रीफाइनेंस स्कीम्स भी दी हैं, सब्सिडीज़ भी दी हैं इससे पहले। हम ग्रो थ्रू एक्सपोर्ट्स किस तरह हासिल कर सकते हैं? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन हाउ इज़ इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? ये बताएं क्या करना पड़ेगा हुकूमत को इसके लिए, क्योंकि LSM बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। सर देखें, मैं मुख्तसर सी बात करूंगा। हुकूमत को चाहिए कि जो वो कहते हैं ना वो उस पर अमल करें। उन्होंने ये कहा है कि जी जो GST रिफ़ंड है एक्सपोर्टर्स के लिए वो 72 घंटे में दिया जाएगा। इस वक्त की पोजीशन ये है कि तकरीबन 300 दिन होने को आ गए हैं और 400 अरब रुपए एक्सपोर्टर का फंसा हुआ है, और वो 72 घंटे के बजाय वो 300 दिन पे हम खड़े हैं। तो ये जो आपने जुमला इस्तेमाल किया था कि अच्छी बातें, तो अच्छी बातें सर ये करनी है कि उनको चाहिए कि एक्सपोर्टर के लिए अगर उसने कोई न्यू एंट्रेंट अगर आता है ना इंडस्ट्री में, तो उसको जगह दें सही दामों पर, इंडस्ट्रियल एरिया सही दामों पे। आप देखिए ढाबे जी का इंडस्ट्रियल जोन अनाउंस हुआ है, ज़रा कीमत तो जाके देखिए। मलीर इंडस्ट्रियल पार्क अनाउंस हुआ है, ज़रा कीमतें तो जाके देखिए। कौन सा एक्सपोर्टर यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए ज़मीन लेगा? और उसके बाद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कैसी है कि 40 प्रोविंस के डिपार्टमेंट और 18 फेडरल के डिपार्टमेंट, और जो टाउन म्यूनसिपल अब नई एक कायम हो गई है इलेक्शंस के बाद, उनके ये डिपार्टमेंट जो है ना वो आके दरवाज़ा खटखटाते हैं।
तो सर कैसे एक्सपोर्टर जो है वो टारगेट्स पूरे करेगा, उसको वो हम कहते कहते बुढ़े हो गए कि लेवल प्लेइंग फील्ड दे दीजिए हमें जो यूटिलिटीज़ है, पानी कराची में कोई इंडस्ट्री बता दीजिए जिसको आ रहा हो बगैर ख़रीदे, और कितने गुना इस वक्त की पोजीशन ये है कि 4-4, 5-5 गुना जो दाम है उसके बढ़ गए हैं पानी के। यूटिलिटीज़ की बात करें, गैस आपने कैप्टिव, जो एक्सपोर्टर कैप्टिव यूज़ करता है उसके लिए वो टैरिफ कर दिया कि उस बेचारे को ऑल्टरनेट जो है ना ऑप्शन यूज़ करना पड़ा। अब आपके पास गैस मौजूद है और उसका ख़रीदार मौजूद नहीं है, अफसोस के साथ साथ आखिर में बात करें कि इलेक्ट्रिक की 3 महीने के लिए रिलीफ मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शाबाश देता हूँ शहबाज शरीफ साहब को कि जी उन्होंने 3 महीने के लिए हमें 8 रुपये के करीब जो है वो कम किया है। वो 3 महीने पहला बिल हमें आ गया है, 8 रुपये कम पे ही आया है। अल्लाह करे आगे 2 बिल भी आ जाएं और फिर कोई ऐसी, ये 3 महीने के लिए एक्सपोर्टर नहीं चलेगा, ये उसको जो है वो सारा साल और 2-2 साल के लिए उसके ऑर्डर्स आते हैं, बुक होती है। तो मैं मतलब टैक्स रिफंड, यूटिलिटी चार्जेस, ये सब आप कहते हैं कम हो। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस पे भी आप चाहते हैं कुछ कदरने ये खत्म हो, रॉ मटेरियल के हवाले से कुछ शॉर्टेजेस हैं? एक देखें हमारे ऊपर ये जो एक बैटल आई उससे हमें एक सबक मिला। पहले भी हमें एक 19 में एक सबक मिला था कि एकदम से जो है वो इंडिया से हमारी जो, क्योंकि रॉ मटेरियल फार्मास्यूटिकल का बहुत बड़ा रॉ मटेरियल इंडिया से आता है, उस वक्त 50% से ज़्यादा हम इंपोर्ट करते थे। उस जंग की वजह से हमें जो है वो हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे हमें जाना पड़ा, हमें दीगर जो है वो ज़राए ढूंढने पड़े। ख़ुद लोगों ने यहाँ पे जो है वो रॉ मटेरियल की जो है ना वो यूनिट्स, वो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ चाहिए इस वक्त भी, सिर्फ इस फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए नहीं बल्कि और सेक्टर के लिए भी रिसर्च के जो इदारे हैं वो कायम करें ताकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम हो सके। लेकिन सर वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस बड़े सिलेक्टेडली हमें हटाने पड़ेंगे ना, वरना फिर वो होता है कि फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है, कंजम्पशन बढ़ जाती है इंपोर्ट ड्रिवन। सर देखिए बिल्कुल सही बात है। जैसे टेक्सटाइल की बात करें, अगर 17 बिलियन या 18 बिलियन की हमारी इस वक्त टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है तो उसमें हमें नॉमिनेशन आती है और हमें कहा जाता है कि ये एक्सेसरीज जो हैं वो इंपोर्ट ही होंगी। तो डेफिनेटली वो री एक्सपोर्ट के लिए जो चीज़ है हम इंपोर्ट करने में हमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन जहाँ चीज़ें ऐसी हों कि हम एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर हम इस वक्त चाह रहे हैं कि जी हम बिल्कुल वो CKD किटें बनाने के बजाय हम इंपोर्ट, हमारे पास सारा लोहे से बनती है गाड़ी, 90% लोहा हमारे पास मौजूद है, हम उसको रॉ मटेरियल, हम अभी आज भी जो है वो चाइना को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी बदकिस्मती कई दिहाइयों से ये रही है कि हमने बांग्लादेश को, अब इस वक्त उसकी आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट देखें, वहाँ पहले एक पौधा भी नहीं उगता था, टोटल रॉ मटेरियल यहाँ से ज़्यादा था। अब उसकी जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की आप देखिए कहाँ पहुँच गई। हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर करके जो है ना वो अपना ज़र मुबादला कमाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं, अपनी रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज करें, लीकेजेस को रोकें। और आखिरी बात मैं कहूँगा सर, शाहाना खराजात, ये 500% आप देखिए सेनेट के चेयरमैन और वो दीगर लोगों के लिए ये क्या मजाक है सर बजट में। ये तो इस पर आदमी हंसे या रोए कि समझ में भी नहीं आता कि ये किस तरह का मजाक है जो इस मुल्क के अवाम के साथ हो जाएगा। 500% इंक्रीज़। तो सर ये मेरी मुख्तसर सी गुजारिशात नहीं है, अल्लाह करे वो सुन लें। अगर शॉर्टली हो गए हंसे या रोए, इस पर क्या आप क्या तजवीज़ करते हैं आवाम को? मैं अपने YouTube चैनल पे जो करता हूँ वो करने का दिल चाह रहा है, लेकिन मजबूरी है, रिस्ट्रिक्शंस हैं तो कर नहीं सकते, इसलिए फ़िलहाल सिर्फ हंस भी लेते हैं, थोड़ा सा रो भी लेते हैं। बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना कि जैसे ही हम बात करते हैं तो फ़ौरन जमहूरियत का जो पौधा है वो मुरझाने सा लगता है। कोई ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि जमहूरियत दरअसल जमहूर से है। अगर जमहूर नहीं है तो आप हुकूमत किस पे करोगे? सही। अगर एक पीस ऑफ लैंड है, वहाँ कोई रहता ही नहीं है, तो फिर आपकी कुर्सी कहाँ खड़ी हुई है? यहाँ ये कोई तैयार नहीं है सोचने के लिए। अभी जुनेद साहब ने फरमाया 500%, मैं ज़ाती हैसियत में तो समझता हूँ ये 500% भी कम है। मेरा ख्याल है इसे 5000% होना चाहिए था, क्योंकि इतनी खिदमात हैं इन बेचारों की जमहूरियत के लिए। आप देखिए अपोजिशन में होते हैं तो कैसे इनके पेट में जो है वो मरोड़ उठ रहे होते हैं। आज वो मैं देख रहा था, पिछली हुकूमत में जो चैम्पियन थे वो अभी कह रहे हैं कि माजरत ख्वाहाना जो है वो सर्वे आया है, माजरत ख्वाहाना। अब मैं इस बारे में कुछ बोलूँगा ना तो फिर आपको पता है मैं लिमिटलेस जाता हूँ, इसलिए बेहतर है आप अली नासिर की। सही है भाई, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन जारी है कि जुनेद साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। बाकी हमारे साथ अली नासिर साहब और मुनाफिज़ साहब मौजूद रहेंगे जो तज़िये तबसरे खुसूसी हैं, सेक्टर वाइज के क्या सेक्टर क्या तवक्को कर रहे हैं ये भी, और साथ में जैसी बजट स्पीच आएगी उसके बाद पोस्ट बजट एनालिसिस के साथ भी हाजिर होंगे। ट्रांसमिशन हमारे साथ जुड़े रहेगा, देखते रहेगा आपका।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।